गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेवन्थ द एडवेंचर, जयंत नर्लिकर ने जिसे लिखा है। एक्चुअली में स्टोरी इनकी टाइम ट्रैवल और साइंस पे बेस्ड है, मतलब कि अल्टरनेट यूनिवर्स मतलब रहती है जहाँ पर के हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स अलग होते हैं हमारे से। अल्टरनेट टाइमलाइंस रहती है, साथ में ही दोनों चीज़ें होती है, पर ऐसा होता है कि दूसरी दुनिया में कोई चीज़ अलग हो रही होती है और यहाँ पर हमारी जैसी दुनिया चल रही है वैसी चल रही होती है। तो एक्चुअली में ये स्टोरी है कि ये इनका एक्सीडेंट होता है और ये किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं और उस डायमेंशन में इन्हें दिखता है कि वहाँ पर के अंग्रेज़ लोग है ही नहीं, तो अंग्रेज़ लोग का राज ही नहीं है और हम लोग इंडिया में मराठा के अंदर ही जी रहे हैं, मराठा राज्य के अंदर। मतलब ये महाराष्ट्र में थे, तो महाराष्ट्र में आज़ादी से पहले मराठा चलते थे। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस अपना बताते हैं कि ये जीजामती एक्सप्रेस में बैठे हुए थे पुणे बॉम्बे रूट में जाने के लिए और डेक्कन क्वीन से भी तेज़ ये गाड़ी मतलब ट्रेन जा रही थी। वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप उन्हें नहीं दिखी पुणे के बाहर, मतलब पुणे के बाहर नॉर्मली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ रहती है। पहला स्टॉप लोनावला था जो कि 40 मिनट में आ गया। घाट सेक्शन से हम लोग जब ये लोग निकले तो वो तो एकदम सेम ही था। ट्रेन जहाँ कजरत में स्टॉप हुई 1 सेकंड के लिए और फिर चली और बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली और सीटी मारती हुई कल्याण से निकल गई। कल्याण स्टेशन का नाम है। अब जब वो लोग आगे जा रहे थे तो प्रोफेसर गाय तोंडे जो हमारे मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, वो बॉम्बे जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई दुनिया देखी नहीं थी। पहली बार अचानक से उनके साथ ये हो रहा था। वो खुद एक हिस्टोरियन है पर उन्हें ऐसा लगा कि ये कुछ गलत चल रहा है, तो वो जाना चाहते थे सबसे बड़ी लाइब्रेरी में ताकि पता कर सके गलत क्या हुआ, ये क्या चल रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं और वो प्लान करते हैं कि वो पुणे भी रिटर्न आएंगे ताकि पता कर सकें कि राजेंद्र देश पांडे से बात कर सकें। जैसे कि उन्हें लगता है कि राजेंद्र देश पांडे अभी इस वर्ल्ड में होगा, मतलब वो अल्टरनेट वर्ल्ड में अभी ऐसा लग रहा है ना। अब ये एज्यूम करते हैं कि इस वर्ल्ड में शायद राजेंद्र देशपांडे होंगे, उनको ऐसा लगता है पर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। ट्रेन स्टॉप होती है एक लॉन्ग टनल पे, फिर वो स्मॉल स्टेशन से वो सरहद जिसका नाम है वहाँ से होके जाती तो एंग्लो इंडियन दिखने लगते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब इंडियन जो अंग्रेज़ के कपड़े पहने रहते हैं या फिर अंग्रेज़ वो के साथ रहते हैं, ठीक है, और कुछ ब्रिटिशर्स भी वहाँ पे दिखते हैं। अब ये ब्रिटिश राज यहाँ से बिगिन हुआ, खान साहब कहते हैं। और क्या पहली बार जा रहे ब्रिटिश राज में? को खान साहब पूछते हैं। खान साहब मतलब इनके बाजू में कोई खान बैठे रहते हैं, तो बोलते हैं हाँ। और गंगाधर तिलक कहते हैं कि खान साहब पेशावर आप कैसे जाएंगे? तो वो कहते हैं कि ये ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस से होकर के जाएगी और फिर मैं वहाँ से ही चले जाऊँगा। तो वो कहता है कितनी दूर है, कैसे रूट से? तो वो कहते हैं यहाँ से बॉम्बे से ये जाएगी दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से पेशावर। मैं बहुत लंबी जर्नी है और मैं कल के अगले दिन पहुँच जाऊँगा, यानी कि परसों के आसपास। तो वो कहते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं अपने बारे में गंगाधर पंत को, और वो बताते हैं और गंगाधर पंत अच्छे लिसनर भी होते हैं तो सुनते हैं उनकी बातें पूरी चीज़ें कि कैसे क्या हो रहा है ना, और वो लाइफ के बारे में भी सुनते हैं। अब वो जो ट्रेन है वो सब अर्बन रेल ट्रैफिक से गुजरती है और ब्लू कैरेज से होके जाती है, जहाँ पर लिखा रहता है GBMR। तो खान साहब उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे इसका मतलब है। वो कहते हैं कि ये यूनियन जैक देख रहे हो, पेंटेड दिख रहा है हर कैरिज पे, हर डब्बे पे, तो उसका मतलब है कि ब्रिटिश टेरिटरी शुरू हो गई है। ट्रेन धीरे धीरे दादर और फिर रुक गई फाइनल डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको कि आज हम लोग बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, ये स्टेशन जो है वो थोड़ा अलग दिख रहा था क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा था, और बॉम्बे का जो स्टेशन होता है वो नॉर्मली गंदा दिखता है, पर ये बहुत साफ़ था। स्टाफ जो था वो एंग्लो इंडियन था, पारसी लोग दिख रहे थे ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, जैसे ही वो स्टेशन पर पहुँचे गंगाधर, तो उन्होंने देखा कि कई अजीब अजीब बिल्डिंग थी जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी, मतलब ये जो था वो बहुत अलग था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर पे वो जाते हैं, तो वो जैसे कि वो शॉक थे ये सब चीज़ें देख के। तो प्रोफेसर गाय तोंडे क्या करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि 1857 के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे कैसे अजीब तरीके से दिख रही है। मतलब अगर वो पास्ट में भी अपनी मेमोरी में आते तो ऐसा थोड़ी होता, तो वो ये हिस्ट्री बुक देख कर ही समझ सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो अलाइव नहीं है, शायद कुछ और चल रहा है। तो हिस्ट्री को पता करने के लिए वो 1857 के बाद क्या हुआ, वो क्या हुआ ये जानना चाहते हैं। तो वो जाते हैं हॉर्नबी रोड। उन्हें कुछ शॉप्स दिखती है जहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स रहती है, तो वो हैंडलूम की, उन्हें कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ हैंडलूम की हाउस बिल्डिंग दिखती है और बूट्स एंड वुल वर्थ का दिखता है, क्योंकि पहले के टाइम में सिर्फ यही काम चलता था, बूट्स और वुल के काम चलते थे। और अब ये वहाँ से होकर के थोड़ा आगे जाते हैं और आगे जा कर के इन्हें
ही टर्न राइट होम स्ट्रीट एंड एंटर फोर्ब्स बिल्डिंग। फोर्ब्स बिल्डिंग में ये खुद काम किया करते थे। तो वो कहते हैं खुद से मिलने की बात करते हैं कि आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे, ये खुद का ही नाम ले रहे हैं और ये पूछते कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। तो वो सब जगह चेक करती है, पूरी फ़ोन लिस्ट, स्टाफ लिस्ट और दूसरे ब्रांचेज जो उनकी रहती है वहाँ पर भी कोई अगर इस नाम का बंदा हो तो वो पता करके बोलते आई एम अफ्रेड सर, मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है जो कि सर हमारी किसी भी ब्रांच में ऐसे नाम का कोई बंदा हो। तो ये उन्हें अचानक से ब्लॉक कर देता और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो वहाँ पर काम करते थे और अगर वो वहाँ पे मतलब उनका ही नाम नहीं है तो उनके बच्चे का नाम तो हो ही नहीं सकता। तो वो लड़की को पोलाइटली थैंक्स बोलते हैं और वो आगे चले जाते हैं। और उनका मेन कंसर्न जो रहता है वो रहता है कि लाइब्रेरी में अब जैसे तैसे मैं पहुँच जाऊँ ताकि मैं पढ़ सकूँ कि क्या हुआ कैसा हुआ, ठीक है। तो उन्हें एक चीज़ की रिलीफ होती है कि टाउन हॉल अभी भी वहाँ पर है और टाउन हॉल में बुक्स भी पढ़ी है, मतलब वो लाइब्रेरी भी वहाँ पर अभी है। तो वो एंटर करते हैं लाइब्रेरी में और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनको 5वें वॉल्यूम से वो स्टार्ट करते हैं, 5 वॉल्यूम की बुक्स निकालते हैं अपनी टेबल पे बिगिनिंग करने के लिए। तो वॉल्यूम 1 में जो हिस्ट्री पीरियड वो देखते हैं तो अशोका से लेकर के समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। वॉल्यूम 3 में वो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते। वॉल्यूम 4 में वो डेथ पढ़ते औरंगजेब की। यहाँ तक के सब कुछ सेम था, ठीक है। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज इट न्यू, मतलब जैसे वो जानते थे क्योंकि वो हिस्ट्रियन थे तो उन्हें पता है। अब जो चेंज है वो इसके बाद लास्ट वॉल्यूम में आया। तो वो जब 5वां वॉल्यूम पढ़ते हैं तो गंगाधर पंत फाइनली ये पढ़ते हैं कि हिस्ट्री जो है वो एक डिफरेंट टर्न ले चुकी है। जो पेजेस हैं वो बैटल ऑफ पानीपत के वो बदल गए। मतलब क्या है कि बैटल ऑफ पानीपत मराठा बहुत आसानी से जीत जाते हैं। अब्दाली जो होता है वो के बाहर वापस भगा दिया जाता है, किसके द्वारा? मराठा आर्मी के द्वारा, जो कि लेड कर रहे थे कौन? सदाशिव राव भाऊ, ये थे शिवाजी के बेटे और उनके नेफ्यू के बाद बदौर जिसका नाम था विश्वास राव, ठीक है। बुक कोई भी पूरा डिटेल नहीं देती पर के ऊपर से पूरी चीज़ें बता देती है कि कैसे लड़ाई हुई, कैसे वो जीते, ठीक है। तो एक्चुअली में उस टाइम तो मराठा की सरकार गिरी नहीं थी, सरकार नहीं गिरी तो मतलब अंग्रेज़ों के गुलाम बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर उसके बाद ही आगे जाते हैं। उनकी जो विक्ट्री थी बैटल में, ठीक है, वो मॉरल बूस्टर थी, मतलब कि मराठा आसानी से जीत गए थे और ये सुप्रीमेसी बताती उनकी नॉर्दर्न इंडिया पे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक सिर्फ देखने लायक साइडलाइन कंपनी रह गई थी, जैसा कि बाकी कंपनीज थी, जैसे कि फ्रांस और वो पोर्टुगीज़ थी, है ना। पेशवा इमीडिएट रिजल्ट दिख रहे थे उनमें, मतलब कि उनको ग्रेटर इन्फ्लुएंस था उनका भाऊ साहेब और विश्वास राव के साथ, जो कि इवेंचुअली सक्सीड हो गए उनके फादर के द्वारा 70-80 पे, ठीक है। ट्रबल मेकर जो थे दादा साहेब वो रेलीगेटेड टू बैकग्राउंड है, इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेट पॉलिटिक्स, तो वो हट गए स्टेट पॉलिटिक्स, ठीक है। और इस डिस्प्यूट के में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उसके न्यू मराठा रूलर के अंडर रहती थी और वो और उनके ब्रदर माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन थे। तो ये जो इनकी सारी चीज़ें जो हो रही है ना हिस्ट्री में, ये सिर्फ उनके एक तरह से थॉट है, ऐसे समझो, ये सिर्फ सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, इनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही है। तो फिर वो कलकत्ता और मद्रास और बाकी जगह पे ये देखते हैं कि हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि यूरोप में कि यूरोपियन जो कंट्री जैसे पोर्टुगीज़ और फ्रांस, वैसे ही तरह से ब्रिटिश रूल भी बहुत लिमिटेड रह गया है, मतलब वो ब्रिटिश रूल कभी आया ही नहीं ढंग से, ठीक है, जैसे इंडिया में इन्फ्लुएंस था। और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो पेशवा है वो पपेट बन के रह गए। पेशवा के सामने वो पपेट थे। मुगल रेजिम जो दिल्ली में था वो सिर्फ एक पपेट की तरह काम करता था। 19वीं सेंचुरी में डी फैक्टो रूलर जो था पुणे से, उसने क्या करा कि रिकॉग्नाइज करा इंपॉर्टेंस की, किस पे? टेक्नोलॉजिकल एज पे, यूरोप पे, ठीक है। और तो उन्होंने सेंटर्स साइंस के जो टेक्नोलॉजी के सेंटर्स बनाए और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और अपॉर्चुनिटी देखी जो कि वो बढ़ा सकते थे, तो उन्होंने और एक्सपर्ट्स भेजे अपने यहाँ पर और यही वजह थी कि वो सेल्फ सेंट हो गए, मतलब यहाँ पे इंडिया में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब 20वीं सेंचुरी जो थी वो लेकर आई थी चेंज, मतलब जो ये टाइम देख रहे थे ना वो टाइम उनका खुद का ही था, मतलब 2000 मान लो 11 में ये गए थे, 2011 का ही टाइम में ये पहुँचे थे, लेकिन किसी अनदर वर्ल्ड में। तो 20वीं सेंचुरी में वो देखते हैं कि फर्दर चेंजेस आए यहाँ पे वेस्ट के जैसे। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर चुका है, पेशवा ने अपने सारे पावर लूज़ कर दी है, वो रिप्लेस हो चुके हैं डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड बॉडीज से, मतलब जैसे कि PM CM। सल्तनत दिल्ली की है वो सिर्फ दिखाने लायक रह गई है, सिर्फ दिखाने लायक, उसके पास कोई पावर नहीं है। शहंशाह जो दिल्ली के वो सिर्फ एक स्टैंप में लगाने वाले चेहरे की तरह है, ठीक है, सिर्फ दिखाने के। और वो जैसे पढ़ते हैं और ज़्यादा तो वो देखते हैं कि कंट्री में सब्जेक्टेड स्लेवरी आई नहीं वाइट मैन की, ठीक है। उन्होंने लर्न किया कि ये जो फ्यूट है वो सेल्फ सस्पेक्ट है और उन्हें जो इंडिया की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ब्रिटिश राज में नहीं गई। अभी ये सब के बारे में तो वो पढ़ लेते हैं 2001 1998 में क्या वो सारी चीज़ें, लेकिन उन्हें एट द सेम टाइम लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये कुछ इनकम्प्लीट है। मराठा ने बैटल जीता कैसे और कैसे वो लोग गए, तो उन्होंने एक लाइन पढ़ी वहाँ पर कि क्या किसकी भाऊ साहेब बाची भाकर की, जो कि उन्हें बताती है कि उनके
ऑल दो सेल्डम बिलीव बाखर्स, तो उनके हिस्टोरिकल एविडेंस हैं, पर वो कुछ डॉक्टर्ड अकाउंट लगते हैं, डॉक्टर मतलब चेंज किए हुए अकाउंट। 3 लाइन उन्होंने सिर्फ 3 लाइन दी है किलिंग की, किसकी? विश्वास राव की। जैसे कि देखो विश्वास राव हॉर्स पर बैठे थे, वो लड़ाई कर रहे थे और एक ट्रुप का तीर जो है उनके बाजू में से जाता है और बच जाते वो, और कान से उन्हें आवाज़ भी आती है जैसे कि टंग करके आती ना, और वही उन्हें जान लेने के लिए काफ़ी थी और उससे वो मर गए। तो ये रीज़न बड़ा बेकार था। उतने में 8 बज जाते हैं और लाइब्रेरियन जो रहता है वो पोलाइटली रिमाइंड कराता है सर को कि सर आज लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो गया है, और गंगाधर जो है वो उनके थॉट से बाहर आकर के समझते हैं कि हाँ ठीक है अब बाहर जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि सर मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरी किताबों को बुक्स पर ही रहने दीजिएगा, मैं अगले दिन आकर के इसे और पढ़ूंगा। 8 बज चुके हैं सर, तो लाइब्रेरी स्माइल करता है, ठीक है सर मैं यहीं पर रहने दूंगा इसे। प्रोफेसर जो है वो उसमें से कुछ नोट्स बना लेते हैं और कुछ एक पेज फाड़ लेते हैं जो कि उनकी पॉकेट में वो रख लेते हैं, ठीक है। वो गेस्ट हाउस में रुकते हैं, फिर वहाँ पे खाना खाते हैं और आज़ाद मैदान तक के जाते हैं। आज़ाद मैदान में वो देखते हैं कि वहाँ पर पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत लोग खड़े हुए हैं, स्टेज पर खाली खाली चेयर पड़ी हुई है और वहाँ पर कोई प्रेसिडेंट नहीं, मतलब प्रेसिडेंट मतलब वहाँ पर कोई भी मेन हेड नहीं है, खाली है पूरा मतलब स्टेज। वो मतलब प्रेसिडेंशियल जो चेयर थी वो भी अनऑक्यूपाइड थी, बाकी सारी चेयर्स भी अनऑक्यूपाइड थी, मतलब खाली थी। तो स्पीकर जो है वो वहाँ पे आ ही नहीं रहा था मिड सेंटेंस, वो शॉक पे था और ऑडियंस जो थी वो चिल्लाने लगी थी, वेकेट चेयर, खाली चेयर, कोई इंसान बिठाओ, कोई किसी को बुलाओ, और ये हमें खाली चेयर नहीं चाहिए, हमें नहीं देखनी। तो वो सदाशिव रावत कहते हैं कि ये क्या, मतलब गायतोंडे कहते हैं कि क्या नॉनसेंस है ये, यहाँ पर कोई है नहीं प्रेसिडेंट तो कैसे चल रही है। तो वो जाते ऊपर अपने व्यूज़ देने के लिए, तो वो कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन जो खाली चेयर है वो शेक्सपियर के हैमलेट की तरह है, जैसे कि प्रिंस डेनमार्क थे, और वो बताते हैं कि बोलने की कोशिश करते हैं एक्चुअली, पर ऑडियंस उन्हें बोलने नहीं देती और वो उन्हें मतलब चिल्लाने लगती है और बोलने नहीं देती कुछ भी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो हमें सिर्फ स्पीकर की बात सुननी है, हम लोग तुम्हारी बात सुनने नहीं आए, प्लेटफॉर्म को खाली करो। तो गंगाधर ये सब एक्सपीरियंस देख चुके थे और उन्होंने ये भी पता था कि उन्होंने 999 मीटिंग्स अटेंड की है और पुणे की बहुत ख़राब मीटिंग को भी उन्होंने सहन किया है। तो वहाँ पर भी स्पीच दे के आए, तो उन्हें अभी भी यहाँ पे भी देनी है। पर थोड़ी देर बाद टमाटर, अंडे और बाकी चीज़ें भी फेंकने लगते हैं लोग स्टेज पर, तो वो फिर भी ट्राई करते रहते और फाइनली कुछ ऑडियंस उनके बारे में सुनने लगती है। क्राउड में से गंगाधर पंत अब गायब थे। अब ये क्राउड के सामने जो गंगाधर पंत थे, जो हमारे मेन कैरेक्टर, वो गायब हो गए और फिर वो अचानक से सीन चेंज होता है और कहाँ पहुँचते ये मतलब राजेंद्र सर के पास, जो इनके दोस्त थे अच्छे, जिनको ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। तो ये उन्हें कहते हैं कि बस मैं इतना ही बता सकता हूँ राजेंद्र, मैं इतना ही जानता हूँ मैं आज़ाद मैदान में सुबह मॉर्निंग तक के था, उसके बाद मैं वापस अपने इसी दुनिया में आ गया जिसे मैं जानता हूँ, और अब मुझे नहीं पता कि मैंने वो 2 दिन कहाँ थे, मैं क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो राजेंद्र उन्हें हंसकर कहते हैं कि कुछ नहीं, ये हंसने लगते हैं। तो वो हमारे कहते हैं कि प्रोफेसर आप शांत रहिए, ये सिर्फ आपके माइंड का खेल है।